कल क्या कर लिया था हम लोगों ने? कहाँ तक कर लिया था कल? बताओ। कोडोमिनेशन हो गया था पूरा। ठीक है, तो हमने देख लिया था मेंडल के फर्स्ट लॉ की कमियां। मेंडल के पहले नियम की दो कमियां थी। एक तो कौन सी? बोलो, एक कौन सी कमी थी? एक कौन सी कमी थी? एक थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक थी कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या था? मिराबिलिस जलापा किसका एग्जाम्पल था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या था? एबी ब्लड ग्रुप। क्या था? एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब बेटा अपने को आगे क्या पढ़ना है? अब अपने को आगे पढ़ना है मेंडल के तीसरे नियम की कमियां। ठीक है, मेंडल के संकरण पढ़ लिए दोनों, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। ठीक है, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? मेंडल के नियम। मेंडल के नियम पढ़ लिए, अब नियम की कमियां। वो भी एक कमी तो हमने पूरी कर ली, अब क्या है? तीसरे नियम की कमियां। ठीक है, मेंडल के तीसरे नियम की कमियां। बेटा मेंडल के तीसरे नियम की कमियां क्या थी? लिंकेज। पहली क्या थी? लिंकेज। अब लिंकेज क्या है समझना। लिंकेज है, ये मान लो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या उपस्थित होती है? जीन। बोलो हाँ कि ना भाई, क्रोमोसोम के ऊपर क्या उपस्थित होती है? जीन उपस्थित होती है। यस और नो? ठीक है, तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन उपस्थित होती है। तो मेंडल क्या कहते थे कि हर दो लक्षण वाली जीन, मान लो एक हमने ली थी कौन सी? एक लिया था रंग बीज का, कैसा था? हरा और पीला। ठीक है, दूसरा लक्षण, दूसरा क्या था? दूसरी जीन किसकी थी? बताओ, दूसरी जीन किसकी थी? आकार की। आकार क्या था? गोल और झुर्रीदार। गोल और झुर्रीदार। तो बेटा मेंडल अपने को क्या बोलते थे कि ये जो हरा रंग है वो गोल के साथ भी जा सकता है और पीले के साथ भी जा सकता है, यही कहते थे। हाँ कि ना? ये हर बार होगा, ऐसा ही कहते थे कि जब भी युग्मक बनाओगे तब एक युग्मक हरे को गोल के साथ और एक युग्मक हरे को झुर्रीदार के साथ बनाओगे, यही बोलते थे मेंडल। हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? लिंकेज में ऐसा देखा गया कि ये एक जीन है और मान लो दूसरी जीन, मान लो दूसरी जीन कौन से कलर की है? पिंक कलर की। ठीक है, एक जीन है मान लो, ये जीन है मान लो रंग की और ये जीन है मान लो किसकी? आकार की। और अगर ये जीन गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर पास पास हैं तो ये स्वतंत्र अपव्ययित नहीं होती है। ये क्या नहीं होती? ये स्वतंत्र अपव्ययित नहीं होती। ठीक है, अगर गुणसूत्र के ऊपर ऐसे बहुत सारी जीन होती है, बहुत सारी जीन में से वे जीन जो बहुत पास हैं वो क्या नहीं होगी? वो स्वतंत्र अपव्ययित नहीं होती। लेकिन जो दूर है वो क्या हो जाती है? वो स्वतंत्र अपव्ययित हो जाती है। क्लियर? इसी को मेंडल, इसी को क्या बोला गया? लिंकेज बोला गया। क्या बोला गया? लिंकेज बोला गया। और लिंकेज दिया किसने था? गिवन बाय टीएच मॉर्गन। किसने दिया था ये? टीएच मॉर्गन द्वारा। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? फल मक्खी पर। किस पर किए थे अपने प्रयोग? फल मक्खी पर अपने प्रयोग किए थे मॉर्गन ने, और अपने प्रयोगों के बारे में बताया था। और क्या बोला
कि जो जीन पास पास होती है वो अगली पीढ़ी में स्वतंत्र अपव्यय नहीं होती। क्लियर? दूसरा आगे देखते हैं। अच्छा, और क्या था? और एक फिनोमेना दिया रिकॉम्बिनेशन। और एक फिनोमेना क्या दिया? रिकॉम्बिनेशन। बेटा रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? जब क्या हो रहा होता है, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अगली पीढ़ी में जा रहे होते हैं। इधर देख लो, पहले बाद में उतारना। अगर ये गुणसूत्र, ये दोनों कैसे गुणसूत्र है? मान लो होमोलोगस। कैसे गुणसूत्र है ये दोनों? होमोलोगस। अगर कोई होमोलोगस गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जा रहे होते हैं तो ये क्या होते हैं? इनको क्या होना पड़ता है? अलग होना पड़ता है, क्योंकि जब युग्मक बनते हैं तो 2n से क्या हो जाती है संख्या? n हो जाती है, यानी इनको दोनों को अलग होना पड़ता है। यही तो दूसरा नियम था। मेंडल का दूसरा नियम क्या था? कि हमेशा जो होमोलोगस गुणसूत्र है, होमोलोगस जीन है, उनको क्या होना पड़ेगा? अलग अलग होना पड़ेगा। क्लियर है? तो बेटा अब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? यहाँ पे अलग अलग होना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं? अलग होने से पहले क्या कर लेते हैं? होमोलोगस गुणसूत्र, जैसे ये एक होमोलोगस मैंने मान लो पिंक से बनाया है, दूसरा मैंने मान लो किससे बनाया है? येलो से बनाया है। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं? आपस में रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। रिकॉम्बाइन कैसे होते हैं? देखना, ये पिंक वाला था, पिंक वाले का कुछ भाग येलो वाले के पास चला जाता है और येलो वाले का कुछ भाग किसके पास आ जाता है? पिंक वाले के पास आ जाता है। तो दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें क्या हो गया? उनमें हो गया रिकॉम्बिनेशन। ये येलो वाले का भाग किसके पास आ गया? पिंक वाले के पास, और पिंक वाले का कुछ भाग कहाँ चला गया? येलो वाले के पास चला गया। बोलो बात समझ आ रही है? हाँ के ना? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब स्वतंत्र अपव्यय, मान लो दो जीन क्या है? पास पास है। जैसे ये एक जीन थी और ये वाली मान लो दूसरी जीन थी, तो ये वाली दूसरी जीन तो इसके पास चली गई। किसके पास? येलो वाले के पास। इसका मतलब दोनों क्या हो गई? स्वतंत्र अपव्यय हो गई। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन सी जीन स्वतंत्र अपव्यय होगी या नहीं होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लिंकेज पे और रिकॉम्बिनेशन पे। बात समझ आई क्या? किस पे डिपेंड करता है? लिंकेज पे और रिकॉम्बिनेशन पे। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब जो ये थे मॉर्गन थे, उन्होंने क्या किया था? फल मक्खी पे प्रयोग किया था। क्लियर है? अच्छा, एक और बात, जो मेंडल थे, मेंडल क्या कहते थे? मेंडल क्या कहते थे? कि अगली पीढ़ी में कौन जाता है? जीन की गुणसूत्र कौन जाता है? जीन जाती है। ठीक है, देखो अब क्या हुआ? मेंडल तो कहते थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित होती है? जीन स्थानांतरित होती है। ठीक है, लेकिन एक और आया था सटन और बोवरी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या आया था? सटन और बोवरी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सटन व बोवेरी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते थे बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गिवन बाय सटन और बोवरी। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी। क्लियर है?
तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? सटन और बोवरी ने दी थी। अब सटन और बोवरी क्या बोलते थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन नहीं जाते। अच्छा, मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने बोला था जीन जाते, और जीन नाम नहीं पता था मेंडल को। मेंडल जीन को क्या कहते थे? कारक कहते थे। क्या कहते थे? कारक, या इंग्लिश में बोले तो फैक्टर। ठीक है, बट अगर बात करूं सटन और बोवरी की, सटन और बोवरी ने बोला नहीं ये तो गलत है। क्या बोला? ये तो गलत है। क्या जाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन नहीं जाती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जाते हैं। क्या बोला? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र स्थानांतरित होते हैं। अब बच्चों हुआ क्या, ध्यान देना, इन्होंने ये तो बात बोल दी। अब बताओ कौन गलत है? मेंडल गलत है कि सटन और बोवरी गलत है? बताओ कौन गलत है और कौन सही है? दोनों सही है पक्का? कैसे? वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? दोनों ही सही बातें हैं। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, मैंने बोला कि ये मान लो एक बिस्किट का पैकेट है। क्या है ये? बिस्किट का पैकेट। मैंने बोला मैंने इस लड़की को कल बिस्किट का पैकेट दिया। क्या बोला मैंने? कि मैंने इसको कल बिस्किट का पैकेट दिया। ठीक है, दिया था ना? दिया था ना? बोलो हाँ। हाँ ठीक है। अब तुम क्या कह रहे हो? मदन बोला है भाई मैडम आपने बिस्किट का पैकेट कब दिया? आपने तो बिस्किट दिए थे, है कि नहीं? आपने बिस्किट का पैकेट नहीं दिया, आपने क्या दिया? बिस्किट दिए। तो भैया एक से दूसरे के पास गया तो सही, गए क्या? ओवरऑल गए क्या? बिस्किट ही गए। ठीक है, वो पैकेट के रूप में जाए या खुले जाए, गए तो बिस्किट। तो जिसने बोला कि बिस्किट दिया या जिसने बोला बिस्किट का पैकेट दिया, दोनों गलत है या दोनों ही सही है? दोनों ही सही है, दोनों अपनी जगह पे क्या है? सही है। तो सेम वैसा ही तो है। मेंडल तो क्या कह रहे हैं कि जीन जा रही है। अब अपने को पता है जीन होती कहां पर है? ये गुणसूत्र के ऊपर होती है ना जीन भाई, यस और नो? तो ये गुणसूत्र के ऊपर जीन है। मेंडल कह रहे कि जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, बट सटन बोवरी क्या कह रहे हैं? नहीं, कौन जाता है? पूरा का पूरा गुणसूत्र जाता है। समझ आ गई कहानी? क्लियर है? तो मेंडल ने अपने जो भी काम किए थे वो किसको देखकर किए थे? जीन को देखकर। ठीक है, पर अब ये सिद्धांत आने के बाद जितने भी काम हो रहे हैं वो किसके ऊपर हो रहे हैं? गुणसूत्र के बाद। ठीक है, क्योंकि जाते तो है ही गुणसूत्र, तो स्टडी किसकी करनी पड़ती है? पूरे गुणसूत्र की। क्लियर है? तो जो मॉर्गन ने अपने प्रयोग दिए थे, मॉर्गन ने अपने प्रयोग किसको बनाकर किए? गुणसूत्रों को बनाकर या जीन को बनाकर? गुणसूत्र को बनाकर। अभी देखो हम मेंडल वाले प्रयोग में कैसे लिखते थे? कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। किसका क्रॉस कराते थे? जीन का या गुणसूत्र का? ये क्या थी? ये तो जीन थी ना, ये तो एक लक्षण की एक जीन थी, तो हम किसका क्रॉस करवाते थे? किसका करवाते थे? जीन का। पर मॉर्गन अपना क्रॉस कैसे करवाते हैं? जो मॉर्गन है ना, अभी अपन ने पढ़ा था टीएच मॉर्गन। ठीक है, जो ये टीएच मॉर्गन है, ये अपना क्रॉस फल मक्खी पर कैसे करवाते हैं? ये अपना क्रॉस करवाते हैं गुणसूत्र पर। किस पर होता है इनका क्रॉस? गुणसूत्र पर। कैसे होगा गुणसूत्र पर? एक इन्होंने लिया वाई गुणसूत्र और एक इन्होंने लिया एक्स गुणसूत्र। ठीक है, एक इन्होंने क्या लिया है? वाई गुणसूत्र, और एक इन्होंने क्या लिया है? एक्स गुणसूत्र। क्लियर है? समझ आ रही है बात? ठीक है, एक लिया है क्या? वाई गुणसूत्र और दूसरा लिया है एक्स गुणसूत्र। इस तरीके से मॉर्गन क्या करते हैं? अपना क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ये आपको एक्स है, ये वाला जो दिख रहा है ये आपको वाई है। ये एक्स है और ये वाई है। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गई कि मॉर्गन ने कैसे काम किया था और मेंडल ने कैसे काम किया था? क्लियर? ठीक है, आगे देखना। अब आगे देखना। ठीक है, अब मॉर्गन के प्रयोग में भी क्या पूछा जाता है कि जो मॉर्गन है उन्होंने फल मक्खी को ही क्यों चुना? क्या पूछा जाता है? मॉर्गन ने फल मक्खी को क्यों चुना?
जैसे हमने लिखा था ना, मेंडल ने मटर को क्यों चुना, बोलो हाँ कि ना। तो वैसे ही हम इसमें लिखते हैं कि मॉर्गन ने फल मक्खी को क्यों चुना। तो इसका पहला रीजन तो ये है कि भाई जो ये फल मक्खी होती है, ठीक है, फल मक्खी ये अपना लाइफ साइकिल कितने दिन में पूरा कर लेती है, 8 दिन में, ठीक है, लगभग 1 या 2 हफ्ते में क्या कर लेती है, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेती है। क्लियर है। तो ये जो है ये सारी संतति कब तक बना लेगी, 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में रिजल्ट दे देगी। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, जो फल मक्खी है उसमें नर व मादा को आप आसानी से पहचान सकते हो। क्या कर सकते हो, नर व मादा आसानी से पहचाने जा सकते हैं, पता पड़ जाता है। बड़ी वाली होती है फीमेल, छोटा वाला होता है मेल, ठीक है। तो अगर किसी डब्बे में अगर मक्खी हमने डाल दी, मान लो आपको ये घरेलू मक्खी देखी है आपने, जो हाउस फ्लाई हमारे घर में उड़ती रहती है, ठीक है, उसमें आपको पता पड़ता है क्या कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, पता पड़ जाता है क्या, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना पता। तो अगर आप उसको उठा के डाल दो डब्बे में, पता पड़े दोनों फीमेल को डाल दिया तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, कर लेगी क्या रिप्रोड्यूस। अगर दोनों ही मादा मक्खी को उठा के डब्बे में डाल दोगे तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। समझ आ रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नर व मादा दोनों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है जो बाहर से देखने पे पता पड़ जाए कौन सा नर है और कौन सी मादा है। क्लियर है। ये इनके क्या थे फायदे, किसको चुनने के, फल मक्खी को। इनके पास भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जैसे मटर के पौधे में क्या थे, विपरीत गुण पाए जाते थे बहुत सारे, इनके पास भी क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। जैसे कि आंखों का रंग, ठीक है, पंख बड़े होना या छोटे होना, ठीक है, और कलर कि येलो कलर है कि ब्राउन कलर है। आ रही है बात समझ में। इनके पास भी क्या है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। समझ आ गई। तो ये 3 रीजन थे किसके, फल मक्खी को चुनने के। समझ आ गया। पहला क्या था बताओ, यह अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूर्ण कर लेते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है। तीसरा क्या था, एक तो इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अपना जीवन चक्र कब पूर्ण कर लेते हैं, जीवन चक्र बहुत जल्दी 2 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और इनमें कई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे, विपरीत लक्षण। क्या होते हैं, विपरीत लक्षण। बोलो बात समझ आ गई क्या, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्या क्या, मेंडल वाली पूरी बातें हमने कंप्लीट की। फिर हमने देखा कि जो मेंडल है उनके नियम में क्या क्या कमी आ रही है, और उनका जो तीसरा नियम है उनकी कमी थी जो उसको किसने सुधारा था, टीएच मॉर्गन ने। किसने सुधारा था, टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। और जो सटन और बोवरी थे उन्होंने क्या दे दिया था, गुणसूत्रीय सिद्धांत। उसने भी क्या करी, टीएच मॉर्गन की बहुत हेल्प करी। क्लियर है। गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या कहता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या ट्रांसफर होते हैं, गुणसूत्र। क्लियर। मेंडल क्या कहते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या ट्रांसफर होती है, जीन। क्लियर है। तो नोट कर लो इतना, नोट कर लो।
करूँ आगे? फोटो ले लो वरना। क्या बेटा? डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता को इंग्लिश में बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जिसको आप बाहर से देखकर बता सकते हो कि ये नर है और ये मादा है। हो गया? पक्का हो गया? अच्छा, ये दो गुणसूत्र अलग होंगे, ये किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा? ये होता है कि दो गुणसूत्र हमेशा अलग होंगे, ये होता है आपके सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। पता है ना आपको सेकंड रूल क्या बोलता है? कि दो गुणसूत्र हमेशा अलग होंगे, ठीक है। और इस वाले गुणसूत्र को येलो से दूसरे कलर से ही बनाना, ठीक है, क्योंकि वहां पे अपन ने येलो यूज किया है ना, इसीलिए। हो गया? लास्ट सटन और बोवरी के। अच्छा, एक बार पहले आगे देख लेते हैं, फिर लिखना ही वाला। देखो, सटन और बोवरी के सॉरी मॉर्गन के नियम की बात करें तो मॉर्गन ने जो फल मक्खी पे अपने प्रयोग किए थे वो आपने पढ़ाई होगा, 12th क्लास में थे आपके, है कि नहीं? ठीक है,
तो इसीलिए मैं पढ़ा देती हूँ, मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, उसको घर से करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या होता है, मॉर्गन ने सबसे फर्स्ट तो क्या लिया, एक तो ली सामान्य मादा, क्या ली, सामान्य मादा यानी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। और दूसरा क्या लिया, जंगली नर, दूसरा क्या लिया, जंगली नर, वाइल्ड, वाइल्ड मेल। अब ये वाइल्ड क्या है बेटा, जो फल मक्खी में वाइल्ड प्रजाति होती है ना, जंगली प्रजाति, उसमें आंखें कैसी होती है, उसमें आंखें होती है लाल, कैसी होती है, आंखें लाल, ठीक है। और जो रंग होता है उनके शरीर का रंग, शरीर का रंग होता है वो कैसा होता है, भूरा। जबकि अगर बात करें सामान्य मादा की, तो सामान्य वाले में आंखों का रंग कैसा होता है, आंखें कैसी होती है, आंखें होती है सफेद, और शरीर रंग कैसा होता है, शरीर रंग कैसा होता है, येलो, पीला। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक और, पहला संकरण तो इन्होंने इसका करवाया था, दूसरा संकरण इन्होंने किसका करवाया, पंखों वाला, पंख और शरीर के रंग का। पंख, पंख जो होते हैं ना बेटा, किसमें, सामान्य में, सामान्य में पंख थे छोटे, कैसे थे, सामान्य में पंख थे छोटे, छोटे पंख। और जो जंगली था, जंगली वाले में पंख कैसे हुआ करते थे, बड़े। आ रही बात समझ में, इसमें हम बड़े पंख को किससे दर्शाते थे, कैपिटल एम से, छोटे पंख को किससे दर्शाते थे, स्मॉल एम से, क्लियर है। लाल आंखों को किससे दर्शाते थे हम, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। सफेद आंखों को हम किससे दर्शाते थे, स्मॉल डब्ल्यू से। शरीर के रंग को हम किससे दर्शाते थे, स्मॉल वाई से। और शरीर के रंग भूरे को हम कैसे दर्शाते थे, कैपिटल वाई से। यानी यहाँ पे मॉर्गन ने क्या किया, जो जंगली हैं, जो क्या है, जो है जंगली, उनको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल से। किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, ठीक है। और जो क्या है, जो है सामान्य, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया मॉर्गन ने, उनको किया छोटे अक्षर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से। ये बात समझ आ गई आपको, बोलो हाँ कि ना। अब बेटा कैसे लेंगे, देखो, अच्छा ये पढ़ने से पहले आपको नर और मादा वाली बात पता होनी चाहिए, एक बार देख लो, फिर सारा साथ में नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगी, ठीक है। आपको क्या पता होनी चाहिए, नर व मादा वाली बात पता होनी चाहिए। नर व मादा वाली बात क्या होती है बेटा, उसको बोलते हैं लिंग निर्धारण। क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको पहले सेक्स डिटर्मिनेशन आना चाहिए, जब सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा तभी आप क्या कर पाओगे, मॉर्गन वाले प्रयोग कर पाओगे, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी नर की बात करते हैं और किसी भी मादा की बात करते हैं, किसमें, ह्यूमन में, किसमें सिखा रही हूं, ह्यूमन में। अगर ह्यूमन में आ गया तो सब में आ जाएगा, ठीक है, ह्यूमन में आ गया तो सब में क्लियर हो जाएगा। अब बेटा अगर बात करूं नर की, तो नर के पास कैसे गुणसूत्र होते हैं, नर के पास होते हैं 44 प्लस XY, और मादा के पास कैसे होते हैं 44 प्लस X0, सॉरी XX, 44 प्लस XX। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। क्या प्रेजेंट होता है, 44 प्लस XY और 44 प्लस XX, क्लियर। अब ये है क्या 44, ये बेटा अगर बात करूं मनुष्य में तो 46 गुणसूत्र होते हैं, हाँ कि ना। उसमें से 44 कैसे होते हैं, 44 होते हैं ऑटोसोम। कैसे होते हैं 44, ऑटोसोम, जो किसको निर्धारित नहीं करते, लिंग निर्धारण नहीं करते।
दो कैसे होते हैं? दो दो होते हैं लिंग गुणसूत्र। दो कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र। और ये किसको निर्धारित कर रहे होते हैं? लिंग निर्धारण कर रहे होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे देखना। अब बात करें इस 44 की, तो ये दोनों में सेम होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। लेकिन अगर बात करें किसके? लिंग गुणसूत्र की, तो वो नर में होते हैं XY, जबकि मादा में होते हैं XX। क्लियर है क्या? ठीक है। अब क्या होगा? नर से क्या बनता है बेटा? नर से भी युग्मक बनेंगे। आपको पता है ना, क्रॉस के लिए पहले क्या बनाते हैं? युग्मक। तो नर के युग्मक क्या बनेंगे? 23 प्लस एक्स, दूसरा बनेगा 22 प्लस एक्स, 44 का आधा 22, और यहाँ तो x चला जाए, दूसरा क्या होगा? 22 प्लस वाई। क्लियर है? यहाँ तो x बन सकता है, यहाँ तो y बन। ये आ रहा है मदन समझ में? ठीक है। अच्छा, मादा की बना के बताओ मदन, मादा के गुणसूत्र युग्मक कैसे होंगे? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। आगे बात समझ में? ठीक है। फिर अपन इसका क्या कर लेते हैं? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इस वाले को इससे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स, दूसरा क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स वाई। तो बेटा यानी कि अगर ये बनेगा तो लड़की पैदा होगी, इस पे भी लड़की, इस पे लड़का और इस पे लड़का। तो 50% चांस है किसके पैदा होने की? लड़की की, और 50% किसके पैदा होने की? लड़के की। समझ आ गई कहानी? नोट कर लो। हाँ, अब देखो, अगर मैंने बोला नॉर्मल फीमेल और मेल, तो यहाँ पे भी फीमेल में कैसे लेंगे? दो गुणसूत्र। कौन से? एक्स एक्स। फीमेल में कौन से होते हैं? फल मक्खी में भी एक्स एक्स। तो ये फीमेल में ले लिए कौन से गुणसूत्र? एक्स एक्स। और बेटा ये जो जीन है ना, कौन सी? रंग वाली और आंखों वाली, ये किस पे उपस्थित है? एक्स पे। किस पे उपस्थित है? ये एक्स गुणसूत्र पे, वाई पे नहीं है। ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा होगा? स्मॉल w स्मॉल y, स्मॉल w स्मॉल y। नर का कैसा हो जाएगा? एक्स। नर के एक्स पे होगा कैपिटल W कैपिटल Y। ठीक है। और ये Y पे जीन है ही नहीं। क्लियर है? तो अब क्या कराना पड़ेगा तुमको? इसका संकरण। ये घर से करा के आना। कैसे कराओगे? एक एक्स से, फिर एक एक्स एक वाई से, फिर दूसरा एक्स एक्स से, फिर दूसरा एक्स वाई से। आगे बात समझ में? करवा लोगे ना? बोलो हाँ कि ना? अरे बेटा ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स किसका? नर का, और ये वाई किसका? नर का। समझ में आ गई? आपको क्या करना है? एक्स एक्स वाई वाई करवा के आना। क्लियर है? चलो नोट कर। कहां तक कर लिया था? यही करना था ना? करो।